मतलब ऐसा है कि आज के ज़माने के अंदर जहाँ टिकटों के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ना, वहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इनिशियल बज़ कितनी ज़बरदस्त बन रही है। जैसे चुटकी की आवाज़ है ना, यही आवाज़ जो है यहाँ खनकनी चाहिए। अदरवाइज़ लोग जो है ना ज़्यादा मूवी को देखने जाते नहीं हैं। पहली तो डिमांड लोगों की ये है यार, कुछ ओरिजिनल लेके आओ, कुछ मास लेके आओ। तो 2 मूवीज़ मुझे ऐसा लगा कि शायद इनके अंदर दमखम है कि ये जो जिंक्स है थोड़ा-सा आजकल के ज़माने के अंदर कि भई मूवीज चल नहीं रही हैं हिंदी वाली, लोगों की स्पेशल तरीके की डिमांड है, वो फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पहले हम बात करने वाले हैं बैड एस रवि कुमार। ये साला ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ धमाका मचाने वाला है और साथ साथ में बॉलीवुड को भी बहुत कुछ सिखाने वाला है। क्यों सिखाने वाला है उसके मेरे को जो रीजन मैंने आइडेंटिफाई करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा फनी सा रीजन है ये। और स्काई फोर्स के बारे में भी बात करेंगे और दोनों का लगे हाथ ना बिजनेस एनालिसिस भी मैंने सोचा मैं कर देता हूँ कि कितने रुपए में ये पिक्चर बनी है, किस पॉइंट पे जाके ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो पहले बैड एस रवि कुमार से शुरू करते हैं, जिसके अंदर हिमेश रेशमिया दिखेंगे। और कुछ टाइम पहले उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि भाई मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे लिए है। बहुत कम गाने मैं एक्सटर्नल गाऊंगा, मैं गाने गाऊंगा सिर्फ अपने लिए। और यहाँ पर जिस तरीके का रेट्रो म्यूजिक है, आहा हा, लाजवाब है। वो मज़ा आ जाता है। तो गाना और जो इसका म्यूजिक है वो इसका एक प्लस पॉइंट होने वाला है। जितने भी लोग हिंदी मूवीज से प्यार करते हैं, बॉलीवुड से प्यार करते हैं, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि साउथ के लोग नहीं करते हैं, साउथ के लोग भी करते हैं। उनको मज़ा आता है ये धुन सुनने के लिए। जब ये धुन सुनने के लिए बेकरार होंगे तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। और कोई माने ना माने, मूवी के अंदर जहाँ हीरो डायलॉग्स ये सब चीज़ें होती हैं, म्यूजिक का अपना एक बड़ा रोल होता है। और इसका म्यूजिक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है कि उनको समझ में आ गया कि यार ये म्यूजिक चमक रहा है। और दूसरे ही दिन रमेश हिमेश रेशमिया ने एक बड़ी अच्छी चाल चली, मार्केटिंग चाल, जो कि बहुत अच्छी है। उन्होंने रील के लिए जो इनिशियल म्यूजिक, जो धुन है, जो थीम है बैडस रवि कुमार की, वो ऑफिशियली आउट कर दी। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। एक तो लोगों को समझ में आ रहा है, जितनी ज्यादा रील बनेगी, जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन होगी, मतलब बैडास रवि कुमार और बैडास होता चला जाएगा। और बैडास सिर्फ ये बैडास पे नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक पैरोडी है, एक स्लैपस्टिक है, जो कि आपको 7 फरवरी को देखने को मिलेगी। किस चीज की पैरोडी है ये? अनअपोलोजेटिक क्रिंज है, जिसको देख के आपको मजा आता है, क्योंकि ये क्रिंज नहीं है, ये क्रिंज का मजाक उड़ा रही है। ऑलमोस्ट मेकिंग फन ऑफ द सो कॉल्ड मास मूवीज दीज डेज। मास मूवी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी को डीमीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये होता ना कि आपके एक जमाना था जब आप हॉलीवुड के अंदर भी देखते थे, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की पैरोडी मूवी बनती थी और वो कॉपी पेस्ट हो जाती थी। रॉकी वगैरह जो सीरियस मूवीज थी उनका तक का बनता था, रैम्बो तक का बनता था पैरोडी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैरोडी के लिए कुछ और करा है। इन्होंने सेम चीज को करा है लेकिन थोड़ा सा जान के क्रिंज डाला है इसके अंदर, ताकि आपको मजा आए। और ये सिर्फ फन के लिए किया गया, किसी को डीमीन करने के लिए नहीं किया गया। यहाँ तक कि फालतू के एक्शन सीक्वेंसेस भी इतने ज्यादा डाले हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। आपको लगता है ये आग नकली है, आपको पता है ये गोली नहीं चलाई गई है, फिर भी लोग मर के उड़ रहे हैं। लेकिन आपको मजा पूरा आता है बैड के डायलॉग्स के अंदर भी, जैसे कि ये। अब बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ा ही टाइट पैकेज को रखा गया। सिर्फ 20 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बनी है। 4 करोड़ रुपए इन्होंने प्रमोशन में लगा दिए और 24 करोड़ रुपए में इसकी हो जाती है लैंडिंग कॉस्ट, जो उन्होंने म्यूजिक म्यूजिक से सारे गामा से करीबन करीबन 16 करोड़ रुपए में फर्स्ट क्लास तरीके से रिकवर कर लिए। ओमान में जाके शूटिंग कर ली थी तो 4 करोड़ की भी वहां से सब्सिडी आ गई। तो मेकिंग कॉस्ट जो थी 20 करोड़ रुपए की, वो इन्होंने पहले दिन ही रिकवर कर ली, 20 करोड़ रुपीज। अब थिएटर से जो ये कमाएंगे या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ये पैसे जो कमाएंगे, जो भी बताया नहीं गया है, या ओटीटी के ऊपर जब ये आएगी वो प्रॉफिट जोन के अंदर चली जाएगी। और हिमेश रेशमिया मैंने अपनी फीस भी नहीं चार्ज करी है और बोला कि भैया ये जितना भी थोड़ा बहुत जो पैसा लगा रहे होगी फ्रेम्स, और जितना भी, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्डन मोटिव्स के अंदर वो आता है, इनका इंट्रोडक्शन कार्ड्स वगैरह आते हैं, ये सब पैसा लगा हुआ लग रहा है। तो वो जितना पैसा अब कमाएगी थिएटर के अंदर ओटीटी की वगैरह से, ये सब चीज़ों से, वो प्रॉफिट शेयरिंग में चला जाएगा हिमेश रेशमिया के साथ। तो ये लीड वो है, गाने वो दे रहा है, म्यूजिक वो दे रहा है। काफ़ी वजहों से लोग उसी को देखने आएंगे थिएटर के अंदर, और मजाक के लिए आएंगे, अच्छी बात है। मतलब कुछ ना कुछ चांस सबको मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये मूवी जो है इंस्टेंटली लोगों को कुछ तो समझ में आएगी। और कुछ चीज़ें अगर ये नहीं भी चलती है मूवी, तो आपको एक चीज़ का इंडिकेशन मिल जाता है कि इस तरीके के डायलॉग, हीरोइज्म, ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ी सी फालतूगिरी पसंद आ रही है। और ये फालतूगिरी इसलिए कि जीवन में टेंशन बहुत है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है इस मूवी के अंदर, ऑफ लेटली कुछ मास मूवी कुछ एक्स्ट्रा क्रिंज होने लग गई थी। ये क्रिंज के जोन के अंदर है, लेकिन ये बिल्कुल आप इसको, जैसे सॉरी टू से, भंगी जोन में नहीं डाल सकते हैं इसको। इसको आप अच्छे जोन के अंदर ही डालोगे, आप मजाकिया जोन के अंदर इसको डालोगे, जो कि अच्छी बात है।
गिरो पर इतना मत गिरो। फिर उसके बाद चलते हैं स्काई फोर्स के ऊपर कि क्या इसकी डेस्टिनी किस तरीके की हो सकती है। जैसे ये उड़ान पकड़ रही है, जो इसका आज बहुत ही शानदार सा मोशन पोस्टर आया, हीरोज की इंट्रोडक्शन हुई, और बी बराक का जो सॉन्ग का इनिशियल आया वो तो बिल्कुल गूज बम्स वाला था कि भाई एक और शायद तेरी मिट्टी जैसा गाना आपको सुनने को मिल जाएगा। तो क्या ये फ्लाइट पकड़ लेगी और अक्षय कुमार का करियर फिर से ट्रैक पे आ जाएगा? क्या ये ऑफ ट्रैक हुआ भी था कि हर एक के जीवन में कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलती है, उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में होते हैं, और 2-3 साल का उतार चढ़ाव में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये उतार ही आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन तो इसी का ही नाम है यार, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। अपने पढ़ाई के सिलसिले में भी देखें तो किसी साल अच्छे नंबर आ जाते हैं, किसी साल कम नंबर आ जाते हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, कुछ साल बहुत अच्छा तरीके के आपके क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, ये सब होते हैं, आप बहुत अच्छा कर लेते हो, सेल्स के नंबर अचीव कर लेते हो, कोई नई कोडिंग से ऐप बना लेते हो, लेकिन किसी साल नहीं आते वो आइडियाज, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपग्रेड होने के लिए टाइम लगता है। अपग्रेड हो जाए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उड़ान जो है सक्सेसफुल होगी। सरफिरा मैंने ये साबित हो गया कि अगर आप रीमेक भी करते हैं लेकिन जेन्युइनली करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला। ओटीटी के ऊपर वो सुपर हिट पिक्चर हो गई, लेकिन थिएटर के अंदर लोग पैसे तो समझदारी से ही खर्चेंगे। तो क्या इसके ऊपर खर्चेंगे कि नहीं खर्चेंगे? ये कहानी बेसिकली 1960s की है, 65 की, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। और कहते हैं कि उस जमाने में, मुझे भी पूरी बात नहीं पता है, एयर जो स्ट्राइक थी, वो एयर वॉर जो थी वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। तो वो पहलू क्या था वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। हालांकि अभी जो फाइटर मूवी आई थी उसके अंदर ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स थे, बहुत ही स्टाइलाइज तरीके से बनाई गई थी। ये थोड़ी सी और ग्राउंडेड होगी, ये उतनी ज़्यादा स्टाइलाइज नहीं होगी, थोड़ा सा वेस्टर्न जोन के अंदर ज़्यादा थी वो, विच इज़ ओके। आई डोंट थिंक बीइंग वेस्टर्न इज एनी प्रॉब्लम। हर तरीके के लोग कंट्री के अंदर हैं, गाँव खेड़े के भी हैं, मॉडर्न भी है, अल्ट्रा मॉडर्न भी है, वेल ट्रैवल्ड भी हैं। हर एक के लिए पिक्चर बननी चाहिए, एलियनेट किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये मूवी मेरे ख्याल से मासेस और क्लासेस दोनों को पसंद आनी चाहिए। ऊपर से जो शिकायत थी हीरो साहब से कि भैया ओरिजिनल काम करो, तो ये ओरिजिनल ही कहानी है। सेंटर स्टेज ले लो हीरो भैया, क्योंकि आप मेन हीरो होने चाहिए, तो सेंटर स्टेज भी इन्हीं का ही है। जो साथ में इनके साथ लॉन्च हो रहे हैं वीर भैया, वो उनका सेकेंडरी रोल है, मेन रोल अक्षय कुमार का ही है, जो कि एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्रलाल का रोल करेंगे, और उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी ये सब चीज़ें यहाँ पर देने को मिलेगा। प्लस अक्षय कुमार को ये भी बोला गया था कि यार समाज सुधारक हो गया आपका काम, आपने बहुत सारा समाज सुधारक का काम किया, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई, हमने देख ली, अप्रिशिएट कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा जारिंग हो रहा है, आप हीरो जोन में दोबारा आ जाओ, राउडी राठौड़ बन जाओ। तो यहाँ पर राउडी राठौड़ इन ओरिजिनल लाइफ किस तरीके से आप दबंगगिरी दिखा सकते हो वो यहाँ पर आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। और देशभक्ति एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपने राइट मैसेज दे दिया और राइट तरीके का इमोशन ट्रिगर कर दिया तो वो चलता ही रहता है। आप फाइटर को जितना भी नेगेट कर लो, अच्छा खासा सा पैसा उसने कमा लिया। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा ही अभी देखें, तमिल मूवी आई थी आमरन, वो हालांकि शेरशाह के जोन के अंदर थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चली, क्योंकि जो आपके सोल्जर्स होते हैं जो आपकी कंट्री के लिए ये करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं, तो आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइनली फील होता है। आपको पता चलता है कि वो अपनी फैमिलीज को भी पीछे रखते हैं, अपने देश को आगे रखते हैं। आपको भी वैसा बनने की लालसा होनी शुरू हो जाती है, इंस्पायर करते हैं लोगों को। तो ये कहानी कभी भी पुरानी होती नहीं है, इस तरह की कहानी जो भी देश से रिलेटेड होती है। बाकी इसके बजट के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी थोड़ा इंटेलिजेंट काम किया गया है। जब कभी भी पिक्चर महंगी हो जाती है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को समझने के लिए 2 मिनट के लिए बैक सीट लेते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी है जो कि चॉकलेट बनाती है और वो बिकती दुकान पे जो आप लोग खरीदते हैं, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे लोग होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है एक फैक्ट्री से जाता है, जैसे कैडबरीज की फैक्ट्री से जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए नॉर्थ में जितनी दुकानें हैं उसको जानता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि ठीक है, अगर आपकी एक चॉकलेट 10 रुपए की है, मैं 1 रुपया रख के आगे दूंगा, तो मेरा 1 रुपए का मार्जिन हो जाता है या 2 रुपए का मार्जिन हो जाता है। 2 रुपए का ले लेते हैं तो 10 रुपए की चीज हो जाती है 12 रुपए की। अब जब ये रिटेलर जो होता है जिसकी दुकान से आप चॉकलेट खरीदते हैं, आप 15 रुपए की खरीदते हैं, तो 3 रुपए का मार्जिन वो भी रख लेता है। तो 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी पड़ी इवेंचुअली, जो कि फैक्ट्री से आई थी। अब जो फैक्ट्री वाले हैं वो 10 रुपए की चीज उसने जो बेची है, हो सकता है उसने सिर्फ 5 रुपए की बनाई और अपना 50% का मार्जिन पहले ही रख लिया। तो 5 रुपए की जो चीज बनी थी वो 150 रुपए में आप खरीदते हो। मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से चलता है। फिल्मों में भी कुछ इसी तरीके से होता है। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ।
130 करोड़ रुपए की ये पिक्चर बनी और करीबन करीबन 10 से 20 करोड़ रुपए इसके अंदर जाएंगे, जो इसकी एडवर्टाइजिंग एंड पीएनए होगा। कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा, लेकिन इन्होंने जो मेथड पकड़ा है इस बारी, वो पकड़ा है जैसे साउथ की फिल्मों के अंदर होता है कि भाई बड़े बड़े इवेंट करो, ये सब करो, तो 10 से 20 करोड़ हो सकता है। तो 140 से 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। हम 150 फॉर दिस कॉन्वर्सेशन रख लेते हैं। अब इन्होंने रिकवरी कैसे करी? सारेगामा से इन्होंने म्यूजिक का डील कर लिया, जो कि 150 करोड़ 15 करोड़ रुपए में आया। तो 15 करोड़ रुपीस की वहां रिकवरी आती है। किसको आती है? मेडॉक को और जियो स्टूडियो को, जिन्होंने मिल के पिक्चर बनाई है। फिर उसके बाद ओटीटी से अगर बहुत गंदी डील भी इन्होंने मारी कि भाई अक्षय कुमार की पिक्चर नहीं चलती है आज की डेट में, तब भी इनको 65 से 70 करोड़ रुपए आराम से मिल जाएंगे, यानी 80 करोड़ रुपीस इनके पास आ गए। थिएटर में इन्होंने एक अच्छी इंटेलिजेंट डील करी है कि इन्होंने पीवीआर को पकड़ लिया। इन्होंने बोला पीवीआर भाई साहब आप हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और उसके बाद सिंगल स्क्रीन के ऊपर भी जाएगी, लेकिन मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पीवीआर है। तो पीवीआर होने से क्या हो जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है और उसकी दुकान भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर और दुकान जब सेम हो जाता है तो प्रॉफिट जो होते हैं वो इमीडिएटली उस पॉइंट से शुरू हो जाते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान खरीदा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर करीबन 100 करोड़ रुपए की पिक्चर खरीदेगा, तो यानी कि 100 और पहले 80, 180 करोड़ रुपए उनके पास आ गए। 180 करोड़ रुपए प्लस उन्होंने 20 करोड़ रुपए कम से कम ओवरसीज से ले लेने हैं, तो 200 करोड़ रुपए आ गए। तो उनकी लागत अगर 150 करोड़ भी होती है तो 50 करोड़ रुपए यानी 50 करोड़ रुपीस मार्जिन इनके पास आ जाता है। प्लस एक्स्ट्रा डील्स होती हैं, अगर पिक्चर बहुत बड़ी बम्पर ओपनिंग ले लेती है तो फिर उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो हो जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का थिएटर है और प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वहां पर ये इतने बड़े बड़े मार्जिन लेके नहीं चलते हैं। टिपिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर 50% ही कमा पाता है, क्योंकि आधा पैसा जो होता है वो एग्जीबिटर यानी पीवीआर रख लेता है। इस केस में पीवीआर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसने 100 करोड़ रुपए दिए। अगर वो 100 करोड़ रुपए की कमाई कर लेता है तो 101 रुपए पे उसकी इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट वो फ्री में तो डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है, उसकी भी लालचा होगी कि मैं 30 से 50% का मार्जिन बनाऊं, इतनी बड़ी पिक्चर है, अक्षय कुमार की पिक्चर है, ए लीग का एक्टर है। तो अगर वो 50% तक कमाने की कोशिश करता है या फिर 30% मार्जिन भी ऐड करता है, तो ये पिक्चर 130 से 150 करोड़ रुपए के ऊपर जब जाएगी तो लोगों के मुंह पे स्माइल आएगी कि हाँ हमने अच्छे खासे पैसे कमाए। और अगर इससे बियॉन्ड जाएगी तो मुझे टेंटेटिवली लगता है, इस डील के बारे में मुझे पता नहीं है, 150 के ऊपर मेरा फील है कि ये शायद प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी जाएगी मेन प्रोड्यूसर्स के साथ भी। ऐसा रफली होना चाहिए। अगर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप हिस्ट्री देखें कि 50% मार्जिन के बाद ये लोग शेयरिंग के ऊपर भी आ जाते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। ये अगर वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा तो फिर थम्स अप भी देना, और जिन भी रेलेवेंट लोगों से आपको शेयर करना है, डोंट हेजिटेट। बाय बाय।